नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अजीत। जिसे अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं उनके कामकाज पर लोगों का ध्यान कुछ ज्यादा ही होता है। वैसे तो मोदी सरकार के भी 1 साल पूरे होने जा रहे हैं तो उनकी सरकार के कामकाज को लोग तौलेंगे ही, लेकिन चूंकि उन्होंने और उनकी पार्टी ने देश के आम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें दी थी, इसलिए इस पर लोगों का ध्यान कुछ ज्यादा ही है। पैमाना इसीलिए सख्त है थोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ पिछली यूपीए सरकार से लोगों का कुछ इतना ज्यादा मोह भंग हुआ था कि मोदी सरकार अगर एवरेज भी काम कर जाए तो लोग राहत ही लेंगे। हालांकि 1 साल पूरी समीक्षा के लिए कम ही है, फिर भी इसमें बाकी के 4 सालों की दिशा तो दिखी जाती है। कई मोर्चे हैं जिनमें सरकार के काम दिखते हैं तो कुछ में सवाल अभी मुंह बाए खड़े हैं। सवाल यही कि चुनाव पूर्व भाषणों में किए गए वादे आखिर कितने हकीकत में बदले। आखिर इस 1 साल में मोदी सरकार ने क्या पाया, क्या खोया, करेंगे इस पर चर्चा। मोदी सरकार अच्छे दिनों के वादे के साथ सत्ता में आई, पर क्या वाकई अच्छे दिन आए? सरकार तो वादे पूरे होने का दावा कर रही है, लेकिन विपक्षी इसे केवल भूल भुलैया मान रहे हैं। पर आखिर देश का मूड क्या कहता है, देखिए रिपोर्ट। पिछले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार ने अच्छे दिनों का वादा किया तो देश ने भी उनके इस वादे पर भरोसा करते हुए उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंचाया। अभी हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत पहला काम किया, लोगों के बैंक के खाते खोल दिए। 12 रुपये में 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस स्कीम लेकर के हम आए। 26 मई 2014 को शपथ लेने वाली मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं। अब इस 1 साल में सरकार ने कितनी उम्मीदें पूरी की, इसको लेकर अलग अलग राय हैं। को बदलने का वो बेस मोदी सरकार तैयार कर रही है। बहुत सही जा रहे हैं वो। बीजेपी के नेता तो मोदी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। उनका तो मानना है कि इस 1 साल में देश को इतना कुछ मिला जितना पिछले 10 सालों में भी नहीं मिल पाया। हम लोग चाहे कुछ भी गए, 1 वर्ष में उतना सब हो गया जो पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ। और जो शुरुआत हुई है ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि दुनिया के प्रथम राष्ट्रों में हिंदुस्तान का नाम अगले कुछ वर्षों में सबको समझ में आ जाए। तो वहीं विरोधी इसे सरकार का मुगालता बता रहे हैं। यहाँ तक सफल रहे हैं कि शायद उनसे ज्यादा किसी को फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स नहीं मिले हों, लेकिन उससे ज्यादा इनकी क्या कामयाबी रही है वो कहना मुश्किल है। नहीं, वो उन पर कई साल से प्रतिबंध लगा हुआ था, तो वो जरूर मोदी जी एंजॉय कर रहे हो। लेकिन इस 1 साल के दौरान बहुत सारी योजनाओं और नीतियों के जरिए सरकार ने देश के हालात बदलने की कोशिश की है। इनमें जनधन योजना, मेक इन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कोल ब्लॉक की ई नीलामी, मुद्रा बैंक की स्थापना, डिजिटल इंडिया अहम है। ऊर्जा क्षेत्र में कई नीति में बदलाव आया है। तो जो नया कोयला का ऑक्शन पॉलिसी आया है, इससे धीरे धीरे करके कुछ सालों में भारत में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध होगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भारतीय प्रगति का इंजन बनाया है। ये अलग बात है कि सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर देश की जनता को पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों ने झटका दिया है। मोदी सरकार के आने से पहले बहुत कुछ था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन इन्होंने भी जैसे कांग्रेस ने लोगों को बेवकूफ बनाया था वैसे ही बेवकूफ बनाया, आम आदमी को पीस रहे हैं। सरकार होती है, अच्छे दिन के वादे तो सभी करते हैं, उसी तरीके से बीजेपी ने भी करे। जाहिर है ये वो गिने चुने मुद्दे हैं जो विरोधियों को निशाना साधने का मौका देते हैं। क्या यही सरकार ने 1 साल का तोहफा, 1 साल वो सरकार में अब रह चुके हैं, क्या यही तोहफा उन्होंने इस देश की जनता को दिया है कि दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल के, जबकि क्रूड ऑयल का दाम घटते जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए भी आम लोगों के जनमानस तक पहुंचने की अनूठी पहल की। देश के दूर सुदूर गांवों में रहने वाले मेरे किसान भाइयों बहनों से बात करने का अवसर मिला है। इस 1 साल के बाद मोदी सरकार ने देश के लोगों के दिल में कितनी जगह बनाई है, ये जानने के लिए लोगों के मन की बात सुननी भी जरूरी है। मोदी क्या नहीं, सबको पटना में अगर नीतीश कुमार गए कि हम मुझे ये चाहिए तो वो मिला कि नहीं उनको? रोड बनाने के लिए, गंगा को जोड़ने के लिए भी मिला, ये वो क्या नहीं दे रहे हैं? कोई प्रक्रिया एक दिन में शुरू नहीं होती, उसके बेस तैयार कर रहे हैं।
उनको जज करना चाहेंगे तो मे बी 2 साल या 3 साल के बाद आप जज कर सकते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है। ऑन अ स्केल ऑफ 5 मैं उन्हें 3.5 to 4 दूंगा। People are disappointed also, but I think he is going in the right way। बहुत सही जा रहे हैं वो। वैसे तो हर कोई मोदी सरकार के एनुअल रिपोर्ट कार्ड पर उसे नंबर दे रहा है, लेकिन सरकार को लगता है कि अभी वक्त और काम करने का है। लेकिन जनता के बीच सरकार की अब तक की उपलब्धियां जरूर पहुंचाई जानी चाहिए। तो विभिन्न विभागों में जो हमने काम किया है हम प्रवक्ताओं को बता रहे हैं। अब ये पार्टी 10 करोड़ हमारे सदस्यों की पार्टी है। हम जमीन तक जाएंगे, विश्वास के साथ जाएंगे, अपनी बात बताएंगे। हालांकि किसी भी सरकार के कामकाज को आंकने के लिए 1 साल का वक्त कुछ ज्यादा नहीं होता, लेकिन सरकार के 1 साल के कामकाज का आकलन आने वाले 4 सालों में देश की तस्वीर को साफ करने में मदद जरूर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। लखनऊ से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और वाराणसी से राजनीतिक विश्लेषक भावना त्रिवेदी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दिनेश जी, रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हमने दिखाई, लेकिन आप अपने तय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप ये बताइए कि आखिर मोदी सरकार ने क्या कुछ किया जिससे आम लोगों को राहत मिल सके, उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई, जो कुछ इस रिपोर्ट में छूट गई हो बातें? देखिए, मोदी सरकार ने वो किया जो कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासनकाल में जो वो नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 महीने, मैं 10 महीना इसको इसलिए कह रहा हूं कि 1-1.5 महीना तो सरकार के गठन और विभागों का वितरण और योजनाओं को बनाने में लगता है जी। तो 10 महीने में जो कर दिया वो 10 साल में ये यूपीए गवर्नमेंट नहीं कर पाई। और सबसे बड़ा काम यह है कि 10 महीने में एक भी विरोधी भी आरोप लगाने में सक्षम नहीं हुआ कि एक भी काम गलत किया या भ्रष्टाचार का कोई काम किया हो। इस सरकार ने विश्वास पैदा किया है, केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में। एक जो विदेश नीति थी उसने तमाम देशों के साथ में, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान या चाइना हो, सब जगह पे एक अपना अलग स्थान बनाया कि भारत का स्थान भी पूरी दुनिया में एक है कि वो नेतृत्व कर सकता है। ब्रिक्स बैंक की स्थापना करा, तमाम एशियाई देशों को जोड़ने का काम भी वो कर रहे हैं जी। और एक प्रकार से अन्य देशों के लिए भी हम काम कर सकें और अपनी शक्ति को दूसरे देशों की अच्छी चीजों को लाकर हम करें जी। 64,000 करोड़ का समझौता चाइना से होता है विभिन्न विषयों पर कि हम शिक्षा का, टेक्नोलॉजी का, अंतरिक्ष का, विभिन्न चीजों का हम आदान प्रदान करेंगे। ये एक विजन होता है, काम करने का एक जुनून होता है कि जो हर देशों से अच्छी चीजों को इकट्ठा करने के बाद अपने देश को मजबूत हम कैसे कर सकते हैं जी। इसके तमाम नीतियों में परिवर्तन का दृष्टिकोण हमने अपनाया। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो प्रदर्शन प्रदेश में हर प्रदेशों में किया कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, हम एक टीम भावना से काम करें। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी उनके साथ में दौरे पे गए हैं। आज कोई भी चीफ मिनिस्टर ये कहने की वो नहीं रखता शिकायत की आज प्रधानमंत्री उससे भेदभाव कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के पहले आलोचित जरूर रहे होंगे जब उन्होंने मदद करा वहां पर बिहार के आपदा में, बिहार के विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट के कार्यों में। तो नीतीश जी ऐसे मुख्यमंत्री को भी ये कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री ने शहादता दिखाई। यानी विश्वास बहाली का काम सबसे अहम आपने कहा, सबको साथ लेकर चलने का जो एक वादा था इस पर वो खरे उतरते हुए दिख रहे हैं। लगे हाथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार अभी अपने आप को उतना सक्षम नहीं पाती है या फिर उसमें कमी रह गई है, इन्हें आगे पूरा करना है या फिर सरकार से ये सरकार के एजेंडे में वो नहीं है? जिसमें जो कमी थी, देखिए सरकार को सबसे पहला तो यह था कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल जर्जर हो चुका था जी। उसको ठीक करने का प्रयास सरकार ने किया है। रेलवे के क्षेत्र में क्रांतिकारी जो परिवर्तन का है, उसको सुधार का, उसमें ढांचे में परिवर्तन का वो काम प्रारंभ हो चुका है। कई जगह पे मेट्रो रेल प्रारंभ हो रही है, कई जगह पे एम्स स्वास्थ्य की चिकित्सा के क्षेत्र में काम प्रारंभ हो चुके हैं। अगर भारतवर्ष के उसमें देखें तो शायद बहुत दिनों के बाद जो हमारा महंगाई की दर थी वो 0.39 पॉइंट पर आ गई। जो महंगाई की दर, जो मुद्रास्फीति की दर थी वो 5.03 थी जब सरकार ने 1 साल पहले अपना पद संभाला था। दिनेश जी क्षमा चाहेंगे, आप पहले वाले सवाल का ही एक्सटेंशन दे रहे हैं। मैं समझता हूं सवाल अब असफलताओं का है कि कौन सी चीजें हैं जो छूटती दिख रही हैं। देखिए, छूटने में तो
काम इतना होता है, किसी देश को एकदम से खड़ा नहीं किया जा सकता जी। काम करने का है तो जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे, उसके लिए कानून नहीं बनाएंगे जी। हमें जो सबसे बड़ा जो छूटने वाली चीज लगती है कि हम चीज को ठीक करना चाहते हैं और विपक्ष वही पुराने इतिहास में हमको ले जाना चाहता है। जैसे राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण जो भूमि अधिग्रहण ऐसा कानून था जो इसे हम उद्योग को बढ़ाते, किसानों का भला करते, गांवों में भी हम जो है स्कूल और अस्पताल खोलने में और रोजगार देने में सक्षम होते जी। हर चीज में अंगा लगाने का जो काम करता है तो तमाम चीजें छूट सकती हैं विपक्ष के नकारात्मक। सवाल ये आम लोग जो नकारात्मक बातें हैं, रिपोर्ट में भी हमने दिखाई, आम लोग जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि महंगाई नहीं घटी है, किसी तरह की राहत उन्हें नहीं मिली है, बेरोजगारी नहीं घटी है, और जो राज्यों की स्थितियां बता रहे हैं देश में या फिर महंगाई को विदेशी मोर्चे पर भी, उसमें भी कई जगह इस तरह की चीजें हैं जिन पर सरकार को शायद फिर से सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लौटेंगे आपके पास। भावना जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है जी। भावना जी, भावना जी से लेंगे अभी एक कमेंट हम। भावना जी, आपको क्या लगता है सरकार अपने मोर्चे पर कितनी सफल दिखती है? देखिए, एक साल के अंदर अगर हम इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का एनालिसिस करें तो एक्सटर्नल अफेयर्स पर और इंटरनल अफेयर्स पर, दोनों पर अगर हम दृष्टि डालें तो वैदेशिक मामले जहां तक हैं, चाहे वो ब्रिक्स का सम्मेलन हो, यूनाइटेड नेशंस में नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप हो, या यूएस या इस तरह के और भी जो रिलेशनशिप बाहर के देशों के साथ सरकार ने बनाए हैं और इनका जो देश को आने वाले समय में फायदा दिखेगा, ये कहीं विजिबल हो रहे हैं कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जहां तक घरेलू मोर्चे की बात है, घरेलू मोर्चे पे कहीं ना कहीं आम आदमी एक मैजिक एस्पेक्ट करता है और मैजिक एस्पेक्ट करने में निश्चित तौर पर महंगाई एक बहुत बड़ा प्रश्न 2014 के चुनाव में था और आज भी वो प्रश्न बना हुआ है उसी तरह से। जहां तक बहुत बड़ी योजनाओं का प्रश्न है घरेलू मोर्चे पर, निश्चित तौर पर उन योजनाओं को ग्राउंडिंग होने में, उनको थोड़ा सा पनपने में समय तो लगेगा, पर कुछ तो विजिबिलिटी दिखनी चाहिए। मैं अगर इस सरकार का घरेलू मोर्चे पर विश्लेषण करूं तो मुझे लगता है कि जो कमिटमेंट, जो पैशन प्राइम मिनिस्टर में दिखता है, ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं हम लोग। ये ग्राउंड लेवल तक हमको वो कमिटमेंट, वो पैशन नहीं दिखता। आप क्लीनलीनेस के प्रोजेक्ट को ले लीजिए, क्लीनलीनेस की बात मोदी ने शुरू किया, नवरत्नों की श्रृंखला शुरू हुई, लेकिन स्थानीय स्तर पर आप देखें कहीं ना कहीं वो सिलसिला थक गया। बीजेपी के लोग ही चाहते तो इस ड्राइव को थ्रू आउट द ईयर एक रेगुलर प्रैक्टिस में ला सकते थे, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, पर वो मुझे ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं देता। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। तो एक तो जो बात जो सेंट्रल लीडरशिप में दिख रही है वो ग्राउंड लेवल तक, इवन आप जो कहना चाह रही हैं, इवन उनके मंत्रियों में भी, जी, प्रधानमंत्री और मंत्री में भी काफी बड़ा गैप नजर आता है इस संदर्भ में जो आप कहना चाहती हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, घरेलू भी मुद्दे हैं। आखिर किसानों ने आत्महत्या जो की है उत्तर प्रदेश में, कभी ऐसा नहीं हुआ, ये भी एक अलग तरह का सवाल है, प्रश्न है। अगर इसमें बात करें विश्वास बहाली की, जो दिनेश जी लगातार कह रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट में विश्वास बहाली हुई, लेकिन क्या यह विश्वास बहाली किसानों तक पहुंची? किसानों में उस विश्वास की बहाली हो पाई? मोदी सरकार ये कर पाई? क्यों उत्तर प्रदेश के किसानों ने इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की आपात स्थितियों में? इसके अलावा अगर और राज्यों में भी देखें हम, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ? जो तमाम नेता हैं बीजेपी के, हिंदुत्ववादी उग्र विचारधारा वाले बयान लगातार देते रहे, उन पर रोक क्यों नहीं लगी? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर क्या आपको नहीं लगता कि मोदी सरकार नाकाम रही है? ज्यादा खतरा नहीं है। मोदी सरकार को खतरा खुद अपने दल में जो लोग गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं उनके बयानों से है। और आप देखें कि इतना समय इस तरह के कोई एक स्टेटमेंट आ गया, उस पर रिएक्शन, एक्शन, इसमें जो समय जाता है और इसको लेकर के जो संसद की कार्रवाई भंग होती है, जब ये सरकार जानती है कि राज्यसभा में इसका बहुमत नहीं है और इसको राज्यसभा में कोई भी बिल पास कराने के लिए चैलेंजेस फेस करने हैं, और उसमें जो ये नेता गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कट्टरपंथी, तो निश्चित तौर पर उनको कड़ाई से लगाम लगाने की जरूरत है, वरना ये एक बहुत बड़ी बाधा इनके लिए अभी भी बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। ये एक चुनौती है। और दूसरी बात यह है कि इस सरकार की छवि
बन गई है प्रो कारपोरेट की। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ओर से पार्टी लेवल पर इनको ये इंस्ट्रक्शन जाना चाहिए, जा ही रहा होगा, मैं ऐसा मानकर चल रही हूं कि ये लोग आम लोगों तक पहुंचे और इस छवि को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय पूरी प्रेजेंट गवर्नमेंट की एंटी पुअर जो एक छवि बनी हुई है। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम प्रधानमंत्री की ओर से अनाउंस हुई हैं। आप प्रधानमंत्री जनधन योजना लीजिए या अभी जो जीवन ज्योति योजना और बहुत सारी चीजें आ रही हैं। निश्चित तौर पर ये बीमा योजनाएं अच्छी हैं, लोगों तक पहुंचेंगी और उसका लाभ लोगों को मिलेगा, पर वो कुल मिलाकर वो सारी चीजें कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाती हैं, हाईलाइट नहीं हो पाती। हाईलाइट होता है इनका जो प्रो कॉर्पोरेट इमेज है। विदेश मामलों में जो हमने पड़ोसियों से संबंधों की बात की, इसमें आपको क्या लगता है भावना जी? जी ऐसा है, देखिए प्रयास अपनी ओर से अच्छे हो रहे हैं और इन प्रयासों का फायदा पाकिस्तान और चाइना को, पाकिस्तान तक तो अभी बहुत डायलॉग की बात होने का प्रश्न ही नहीं हो पा रहा है, पर अगर आज की अभी जो रिसेंट जो विजिट उनकी चाइना की भी है, इससे और कुछ निकले न निकले, व्यापार के क्षेत्र में समझौते, टूरिज्म को बढ़ावा, तो ये अल्टीमेटली देश के डेवलपमेंट के लिए ये चीजें बिल्कुल। बाहरी देशों से हम अच्छे संबंध बना रहे हैं, लेकिन जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा जो ताल्लुक है, क्या वो और बेहतर हो पाया है? नेपाल में हमने इतनी मदद भेजी, लेकिन उसे किस तरीके से वहां की सरकार ने वहां के आम लोगों में क्या मैसेज गया और किस तरह से उन लोगों ने इस पर रिएक्ट किया, ये सारी बातें भी काफी अहम है। दिनेश जी, आप इन सब पर कुछ कहना चाहेंगे कि आखिर किसानों में, गरीब लोगों में वो विश्वास बहाली सरकार क्यों नहीं कर पाई? देखिए, मैं समझता हूं कि आज जो मुद्दा विहीन विपक्ष है जी, वो जो पहले मैंने भावना जी की बात को कहूंगा कि उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया है कि जो कारपोरेट इमेज है कौन बना रहा है। ये केवल आरोप लगा के विपक्ष इसको दुष्प्रचारित करता है, लेकिन जितनी भी योजनाएं मोदी सरकार की हैं, जैसा उन्होंने अभी स्वयं गिनाया, वो सारी के सारी नीचे के तबके के लिए हैं। जो गरीब लोग हैं उनके, चाहे जनधन योजना रही हो, चाहे इसका असर क्या हुआ? असर क्या हुआ दिनेश जी? हम यही सवाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतने किसानों ने आत्महत्या की, किसानों के लिए, किसानों तक ये मैसेज जब आप मुझे पहुंचाने में कहीं ना कहीं सरकार विफल रही। अजीत जी, मुझे जैसे आपने दूसरे बोलने दिया, थोड़ी देर जी बिल्कुल थोड़ी देर अगर आप मुझे सुनेंगे तो आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा जी। मैं ये कह रहा था कि आज जो किसानों को मुआवजा पहले मिलता था फसल के नुकसान होने पर 33%, केंद्र सरकार ने बढ़ाकर शायद आजादी के बाद के इतिहास में सबसे बड़ी रकम दी है कि 50% तक का भी किसी को नुकसान होगा तो उसका मुआवजा मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि यहाँ कोई मदद नहीं पहुंची अब कर दिया। तो ये सीधा किसानों को नहीं तो किसको और मिल रहा है? जो मदद थी पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। तमाम विपक्षी सरकारों ने इनका धन्यवाद दिया है। मैंने भी नीतीश कुमार जी का उदाहरण दिया, अभी ममता जी के क्षेत्र में जाकर उन्होंने तमाम सहायता को पहुंचाया है। राजस्थान और गुजरात में सारा, मैं गुजरात का प्रभारी हूं, किसानों को वहां पर बांट दिया गया है। ये किसानों के लिए और गरीबों के लिए जो भी योजनाएं सरकार बना रही है, उससे चिंतित होकर दुष्प्रचार कारपोरेट कराने के लिए तो अभी उस स्थिति में है भी नहीं दिनेश जी। लेकिन क्या है, विपक्ष तो अभी मजबूत स्थिति में है भी नहीं। करेंगे औद्योगिकरण का हम काम नहीं करेंगे जब तक हम उद्योगों को विकसित नहीं करेंगे, हम जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, हम जब तक रोजगार का सृजन नहीं करेंगे, तब तक हम देश की उन्नति नहीं कर सकते। आप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि मात्र 10 महीने में कोयले का 21% जो आयात था वो कम हुआ है। कितनी बड़ी बात हुई। इसके प्रभाव कहां पड़ने वाले हैं? जो हमारी महंगाई है वो उससे कम होगी। हमारे आयात कम हुए और निर्यात हमारे बढ़े। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, जो अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा नियम है महंगाई की दर को रोकने का, उसमें हमने ट्रेड बैलेंस को फेवर में करने में सफलता नहीं, व्यापार के क्षेत्र में या पूंजी जुटाने के क्षेत्र में काम किया है सरकार ने, लेकिन इसका असर जिस तरीके से आपने विश्वास बहाली की बात की वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। विपक्ष पर आप इस बात के लिए तोहमत लाते हैं। विपक्ष इतना मजबूत भी नहीं है, सरकार जितनी मजबूत है। तो अजीत जी, आप अगर आप ये कल्पना करेंगे कि जो प्रभाव है वो तुरंत 4 महीने में, जो 40 साल में और 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई थी 65 साल में, जी बिल्कुल, वो अब केवल 10 महीने में ही सारी चीजें हो जाएंगी। लोगों को भरोसा के जो होता है और जिस तरीके से मोदी जी ने भरोसा दिया था, अब इस पर लोगों को इंतजार करना होगा। दूसरा कोई उनके पास चारा नहीं है। मीडिया के बिल्कुल
बिल्कुल। भावना जी कुछ कहना चाहती हैं? हमारे पास समय की बेहद कमी है। भावना जी बेहद संक्षेप में। और टाइम्स ऑफ इंडिया का आज टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर विश्लेषण देखिए तो 70% से लोग ज्यादा संतुष्ट हैं। जी भावना जी बहुत संक्षेप में, समय बिल्कुल नहीं है जी। अजीत जी, एक बहुत एप्रिशिएट करने वाली बात, एप्रिसिएशन भी करना होगा इस सरकार के साथ, ये है कि 1 साल हो गया और करप्शन का कोई स्कैंडल जो हम लोग यूपीए 2 के कार्यकाल में सुन करके थक। बिल्कुल, ये बात हमने कार्यक्रम की शुरुआत में इसीलिए कही थी कि यूपीए सरकार से जली भुनी हुई जनता, जितना मोह भंग हुआ था जनता का, वो इस स्थिति में है कि अगर एवरेज भी काम कर जाए सरकार तो लोगों के लिए राहत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है इसलिए क्षमा चाहेंगे। दिनेश जी आपका भी और भावना त्रिवेदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। क्या खोया क्या पाया एक समीक्षा है, बहरहाल लोगों को इंतजार तो करना ही पड़ेगा। सरकार जब अपना टर्म पूरा करेगी तो फिर उनके हाथ में क्या होगा, ये एक अहम विश्लेषण का विषय होगा।